नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं सामान्य प्रबंधन। ठीक है, इसके पहले हमने ऑलरेडी लगभग 5-6 लेक्चर कवर कर लिए हैं, जिसमें कि लगभग 2 टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। उसमें हमने बेसिक रूप से प्रबंध की प्रकृति, महत्व, उसकी विशेषताएं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जाना, साथ में उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए। दूसरा टॉपिक जो था प्रबंध के सिद्धांत था, जिसमें मुख्य रूप से हमने टेलर यानी कि एफ डब्ल्यू टेलर और फ्योल यानी कि हेनरी फ्योल के जो कुछ सिद्धांत है उसके बारे में जाना, और साथ ही उनमें दोनों में तुलनात्मक अध्ययन किया था और क्वेश्चन को हल किया था। अब हम जो है तीसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। हालांकि वो जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन हम बाद में कवर करेंगे। अभी हम टॉपिक को जान लेते हैं, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो टॉपिक नियोजन नियोजन मतलब प्लानिंग, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता दूं, जो भी चीज़ें आपको मिलेगी अब जो है इस चैनल पर मिलेगी, SSW MPPSC व्यापम। ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और इससे रिलेटेड जो भी PDF मिलेगी, PDF आप समझते हैं, इसकी PDF आपको जो मिलेगी वो कंप्लीट रूप से मिलेगी SSW एजुकेशन PDF के अंतर्गत। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ये जो है SSW MPPSC व्यापम, ये कहाँ पे मिलेगा आपको? अगर आप डायरेक्टली सर्च कर लेते हो, जैसे मान लो मैं ऐसा सर्च करके दिखाता हूँ आपको, SSW MPPSC व्यापम करके। ठीक है, इस प्रकार से अगर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, तो आपको जो है, चलिए इसमें अभी सर्च में नहीं आएगा, परंतु देखिए इसके जो वीडियोस है वो सर्च में आने लगे हैं। तो आप इन वीडियोस को क्लिक करके सब चैनल में जा सकते हैं और चैनल में जाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी चीज़, टेलीग्राम का चैनल है SSW एजुकेशन PDF के नाम से, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें आपको कंप्लीट PDF मिलेगी। जैसे अभी मैंने एक टॉपिक अभी कंप्लीट डाल दिया हूँ, यानी कि पहला टॉपिक की PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरे टॉपिक की भी मैं जल्दी ही यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। देखिए, फर्स्ट प्रबंधन परिचय, तो इसको आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जितनी भी चीज़ें जो लेक्चर में प्रोवाइड हो रही है वो सारी चीज़ें आपको PDF के माध्यम से प्रोवाइड हो जाएगी। आप एक बार रिवीजन कर लेंगे, एक दो बार लेक्चर देख लेंगे, आपकी कंप्लीट रूप से तैयारी हो जाएगी। फिर बाद में आप जो है PDF से रिवीजन करते रहिए। तो अभी हम जो है तीसरा टॉपिक यानी कि एक नया टॉपिक है इसी के अंतर्गत, जिसे हम देखने वाले हैं। उसको देखने से पहले एक चीज़ और बता दूं, देखिए यहाँ पे जो सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन है, इसमें आप जो है पहले से जुड़े थे। अभी ये जो चैनल है इसमें आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी लिंक भी यहाँ दी हुई है, या तो आप ऐसा सर्च कर सकते हैं, देखिए @SSW MPPSC व्यापम, जैसे मैं सर्च करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही चैनल है, नया चैनल हम खोलते हैं। ठीक है, यूट्यूब में हम जाते हैं इस प्रकार से, और यूट्यूब में जाने के बाद इस प्रकार से ये देखिए @SSW MPPSC व्यापम। ठीक है, SSW यहाँ पे हमने लिखे MPPSC व्यापम, ऐसा आप सर्च करोगे तो भी आपको वही चैनल मिल जाएगा। मतलब ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होगी शुरू में, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ आपको जो तीनों चैनल है इनको सब्सक्राइब करके रख लेना है। अब हम बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक, जिसका नाम है व्यावसायिक पर्यावरण। अब देखिए, व्यावसायिक पर्यावरण को इंग्लिश में बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से क्या समझते हैं आप? एनवायरनमेंट आपने आसपास देखा होगा, आप विज्ञान में भी पढ़े होंगे, पर्यावरण आपने देखा होगा। पर्यावरण मतलब जिसे हम बोलते हैं परिधन आवरण। क्या बोलते हैं? परिधन आवरण, यानी कि हमारे आसपास जितना भी आवरण है, चाहे वो बिल्डिंग हो, सड़क हो, कोई बगीचा हो, पेड़ हो, पौधे हो, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास देखने को मिल रही है वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती है? पर्यावरण के अंतर्गत। उसी प्रकार हम बात कर रहे हैं व्यवसाय की। व्यवसाय मतलब होता है बिजनेस। बिजनेस के अलावा, बिजनेस के अलावा मतलब पूरा संसार ले जाए और उसमें हमारा बिजनेस जो व्यावसायिक जो संस्थान है उसको अलग कर दिया जाए, तो जितना भी चीज़ें बची रहती है वो कहलाती है एनवायरनमेंट। किसका? व्यवसाय का। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं आर्थिक, यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आर्थिक एनवायरनमेंट, आर्थिक पर्यावरण हम अगर बात करें तो वो भी किसके अंतर्गत आ जाता है? व्यवसायिक एनवायरनमेंट के अंतर्गत। दूसरी चीज बात करें टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि प्रौद्योगिकी, नई नई तकनीक जो विकसित हो रही है वो भी किसके अंतर्गत आएगी? जैसे मान लो आपका व्यवसाय है, ठीक है, आपका क्या है? व्यवसाय। इस व्यवसाय में आप जो है मशीनरी लाना चाहते हैं। मशीनरी मतलब प्रोडक्शन के लिए, या कारखाना में आप जो है मशीन लाना चाहते हैं। अब मशीन कहाँ से आएगी ये भी पता आपको। मशीन जो है नई नई टेक्नोलॉजी के अनुसार बन रही, तो वो क्या है? प्रौद्योगिकी एनवायरनमेंट है। ठीक है, दूसरी चीज हमको देखने को मिलती है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट से मतलब समाज, सामाजिक पर्यावरण। अब सामाजिक पर्यावरण क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों है सामाजिक पर्यावरण? देखिए, जितने भी आपके कस्टमर है वो सब समाज के अंग है। अगर मांग में परिवर्तन होगी तो समाज से ही होगी। ठीक है, किस प्रकार से जो है फैशन चल रहा है, किस प्रकार से समाज में क्या क्या चीज़ों का उपयोग है, सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएगी? सामाजिक एनवायरनमेंट के अंतर्गत। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, देखिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब राजनीतिक पर्यावरण। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब राजनीतिक पर्यावरण।
अगर राजनीतिक अशांति है, अस्थिरता है, तो जो इन्वेस्टर है, जहाँ हमारा व्यवसाय चल रहा है वहाँ पे जो निवेशक है, जो पैसा लगाते हैं व्यापार में, वो कतराएंगे, यानी कि पीछे हटेंगे, क्योंकि वहाँ राजनीतिक अस्थिरता चल रही है। ठीक है, तो राजनीतिक अस्थिरता भी या राजनीतिक पर्यावरण भी हमारे व्यवसाय के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़, लीगल एनवायरनमेंट, विधिक, गवर्नमेंट के द्वारा या कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिसके भी द्वारा कोई लॉ को बनाया गया है, कोई लॉ को बनाया गया है, अब वो उस लॉ में कुछ नियम कानून है जो कि व्यवसाय को प्रभावित कर रहा है, तो ये भी किसका पार्ट हो जाएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी व्यावसायिक पर्यावरण। तो जितनी भी चीज़ें व्यवसाय के आसपास होती है, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कानून हो, चाहे वो राजनीतिक हो, ठीक है, या फिर आर्थिक हो, या फिर टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी हो, ये सब किसके पार्ट है, व्यावसायिक पर्यावरण के पार्ट है। इसका मतलब है अगर किसी में भी थोड़ा सा बदलाव होता है तो इसका मतलब हमारे व्यवसाय में परिवर्तन देखने को मिलेगा, हमारा व्यवसाय में प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं ताकि हमको जो है आगे जितने भी चैप्टर आएंगे उसको समझने में कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आपको बेसिक रूप से समझ में आ गया बिजनेस एनवायरनमेंट या व्यावसायिक पर्यावरण क्या होता है। व्यावसायिक पर्यावरण मतलब हमारा व्यवसाय के आसपास जो भी चीज़ें उपलब्ध है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, प्रौद्योगिकी रूप से हो, या फिर हम बोल सकते हैं अलग अलग प्रकार से, जो हम बोल सकते हैं विधिक रूप से हो, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएगी, व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत। आई होप आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे धीरे धीरे आप जो है और जितने भी कन्फ्यूज़न होंगे, लेक्चर खत्म होने तक आपको मैं सारी चीज़ें क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए हम शुरू करते हैं। तो व्यावसायिक एनवायरनमेंट फिर से हम देख लेते हैं। व्यावसायिक एनवायरनमेंट के अंतर्गत आर्थिक यानी कि इकोनॉमी, ठीक है, आर्थिक पर्यावरण आ जाता है। टेक्नोलॉजी मतलब होता है प्रौद्योगिकी, जो नई नई टेक्नोलॉजी बन रही है, जैसे मान लो आप जो है कंप्यूटर से रिलेटेड देख लिए, मोबाइल से रिलेटेड देख लिए, तो अलग अलग प्रकार से जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, वो भी एक प्रकार से व्यावसायिक पर्यावरण का भाग है। सोशल यानी कि हम बोल सकते हैं सामाजिक, ठीक है, सामाजिक जो पर्यावरण है वो भी किसके अंतर्गत आएगा, व्यावसायिक पर्यावरण। पॉलिटिकल की बात करें तो राजनीतिक जो पर्यावरण है वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, व्यावसायिक पर्यावरण। लीगल की अगर बात करें तो कानून, लॉ, इससे संबंधित या विधिक हम बोल सकते हैं। लीगल मतलब होता है विधिक, तो विधिक पर्यावरण भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए व्यावसायिक पर्यावरण के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं, जैसे कि देखिए हम देख सकते हैं जो सभी व्यक्ति है, संस्थान है, अन्य शक्तियों की समग्रता जो है, सभी चीज़ों को मिलाकर देखें तो वो जो होती है व्यावसायिक पर्यावरण, यानी कि व्यावसायिक उद्यम से बाहर होते हैं, लेकिन इसके संचालन में ये अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे व्यक्ति क्या है, समाज का हिस्सा है, पर बिना व्यक्ति के व्यवसाय व्यवसाय चलता है क्या, बिल्कुल नहीं चलता। तो एक इसका पार्ट है व्यवसाय का, यानी कि व्यवसाय को प्रभाव कर रहा है, ठीक, प्रभावित कर रहा है। संस्थान है, अन्य संस्थान, जैसे कि मान लो आपका संस्थान है और आपके आसपास बहुत सारे हैं, तो एक प्रकार से कंपटीशन बना है। या फिर अन्य संस्थान है, जो मतलब अन्य जो कस्टमर आ रहा है या निवेशक आ रहा है, ये सब क्या है, सब आपके व्यवसाय के एक प्रकार से एनवायरनमेंट के रूप में काम करते हैं, ठीक है। जैसे एक लेखक ने लिखा, यदि संपूर्ण जगत को ले और उसमें से संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो उप समूह है उसको अलग कर दें, पूरा विश्व है, पूरे विश्व की बात की जा रही है, उसमें से जितने भी संगठन जो कि मतलब एक प्रकार से व्यवसाय को रन कर रहा है उनको अलग कर देते हैं। उनको अलग करने के बाद जितना भी बचा हुआ भाग है वो कहलाता है एनवायरमेंट। किसका एनवायरमेंट कहलाएगा, व्यवसाय का, क्योंकि व्यवसाय को प्रभावित कर रहा है। सिंपल सी बात है, हम अगर पर्यावरण की बात करें तो हमको पर्यावरण से प्रभावित होते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल होते हैं। अगर आपको देखिए मतलब एक प्रकार से पर्यावरण में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे कि ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगी तो आपके ऊपर प्रभाव होता है, बिल्कुल। गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी, आपके ऊपर प्रभाव होता है, ठीक है। एकदम से मौसम में बदलाव हुआ तो आप जो है थोड़ा सा सर्दी खांसी या बीमार हो जाते हो, तो आपके ऊपर जिस प्रकार से प्रभाव होता है उसी प्रकार व्यवसाय के एनवायरनमेंट से व्यवसाय के ऊपर भी उसी प्रकार से प्रभाव होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आर्थिक है, राजनीतिक है, तकनीकी है और अन्य शक्तियाँ व्यवसाय को उसी प्रकार प्रभावित करती है जिस प्रकार हमको पर्यावरण प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है देखिए, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजिकल, ये सब क्या है, व्यवसाय के एनवायरनमेंट कहलाते हैं। साथ ही उपभोक्ता अथवा प्रतियोगी इकाइयाँ, उपभोक्ता मतलब हो गया जिससे मतलब जैसे प्रोडक्ट किया हुआ माल, यानी कि जो उत्पादित किया हुआ माल जिस तक पहुंचाया जाता है, जो उपभोग करते हैं उन्हें बोलते हैं उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता, ठीक है। प्रतियोगी इकाइयाँ, प्रतियोगी इकाइयाँ मतलब जैसे कंपनी बिस्किट बना रही, दूसरी भी कंपनी बिस्किट बना रही, वो हो गई एक प्रकार से प्रतियोगी इकाई, वो भी एनवायरनमेंट का एक पार्ट हो गया।
गवर्नमेंट भी एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। क्यों? कि गवर्नमेंट में अगर कोई नए लॉ या कानून कुछ भी मतलब नीति लागू की जाती है, गवर्नमेंट का काम पॉलिसी लागू करना। तो पॉलिसी अगर आ जाती है नई, जैसे कि जीएसटी के माध्यम मतलब एक प्रकार से कानून बनाया गया, जीएसटी लागू कर दिया गया, तो इससे सभी व्यवसाय प्रभावित हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए। ठीक है। उपभोक्ता समूह, अब जिस प्रकार उपभोक्ता की मांग होगी उसी प्रकार आपको उत्पादन करना होगा, अन्यथा आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी। तो पहले क्या होता था, बाजार कारखाने के अनुसार चलता था। मतलब जैसे मान लो ये कारखाना प्रोडक्शन किया जा रहा है और ये मार्केट है, मार्केट में वही चीज़ मिलेगी जो कारखाने में उत्पादित होती थी। पर आज ट्रेंड थोड़ा चेंज हो चुका है। कैसे? मार्केट में जो चीज़ें आपकी मांग होगी उसी को आप जो है प्रोडक्ट करोगे, तभी आपकी वैल्यू रहेगी, अन्यथा आप चलन से बाहर हो जाओगे। ये चीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रतियोगी न्यायालय है। मीडिया मतलब आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर है या फिर टीवी है या फिर बहुत सारे चैनल वगैरह अलग अलग प्रकार से हम देख सकते हैं, वो सब मीडिया में जाते हैं। अन्य संस्थान जो कि किसी भी व्यावसायिक इकाई के बाहर है, मतलब व्यावसायिक इकाइयों के सभी लोग जो है बाहर कार्यरत है, उसके बाद भी ये किसके भाग होते हैं? पर्यावरण के भाग होते हैं। पर्यावरण के भाग मतलब व्यावसायिक पर्यावरण के, क्योंकि ये व्यवसाय से बाहर है। और प्रभावित करते हैं कि नहीं व्यवसाय को? बिल्कुल करते हैं। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, व्यक्ति, संस्थान एवं शक्तियाँ इसकी सीमाओं से बाहर स्थित होती है, फिर भी किसी व्यावसायिक उद्यम को प्रभावित करने की ये क्षमता रखती है। ठीक है। मान लो सब समाज में किसी चीज़ की मांग अगर बंद हो चुकी है, तो सिंपल सी बात है, आपको जो व्यवसाय है उसमें प्रभाव होगा, बिल्कुल होगा। आपको उस चीज़ को बनाने के लिए वो जो है एक प्रकार से इंडिकेशन होगा कि आप उस चीज़ को ना बनाएं, दूसरी नई जो चीज़ें चलन में है उसको आप बनाएं। ठीक है। इसी के साथ ही उदाहरण के लिए अगर देखें, सरकार की आर्थिक नीतियाँ, तीव्र तकनीकी परिवर्तन, राजनीतिक अनिश्चितता, ग्राहकों के फैशन रुचि परिवर्तन एवं बाजार में बढ़ती हुई प्रतियोगिता, सभी एक व्यावसायिक इकाई के कार्य को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करती है। जैसे मान लो सरकार ने करों में वृद्धि की तो इससे वस्तुएं क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। ठीक है। तकनीकी सुधार हुआ तो वर्तमान की जो चीज़ें है वह अप्रचलित हो जाएगी। उदाहरण के रूप में हम मान लें, जैसे घड़ी की बात कर लेते हैं। घड़ी घड़ी जो है पहले चलती थी, मतलब हम देख सकते हैं एनालॉग वॉच मतलब जैसे सोनाटा है या फास्ट ट्रैक है, बहुत सारी। पर आज की डेट में आप देख रहे हैं स्मार्ट बैंड आ गए हैं, तो घड़ी का प्रचलन काफ़ी कम हो गया है। तो सिंपल सी बात, घड़ी बनाने वाली कंपनी अगर स्मार्ट बैंड नहीं बनाती हैं तो वो जो है पिछड़ जाएगी। तो ये भी चीज़ देखने को मिलती है टेक्नोलॉजी के कारण। ठीक है, टेक्नोलॉजी। इसके बाद राजनीतिक अनिश्चितता हो गई है, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टर है, किसी भी व्यवसाय में निवेशक होते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर होते हैं। जैसे आप देखिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो अगर राजनीतिक अनिश्चितता चल रही है तो आप समझ जाओगे ना कि भाई हमारा पैसा खतरे में है, तो आप निवेश क्यों करोगे? तो सिंपल सी बात, निवेशक भी प्रभावित होते हैं, उनके मन में भय पैदा हो जाता है। फैशन और उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन आ जाता है। बाजार में वर्तमान जो उत्पाद है उसके स्थान पर नए उत्पाद की मांग हो जाती है, तो आपको उसके अनुसार जो है क्या करना पड़ेगा? आपको उस अनुसार जो भी चीज़ है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, कारखाने में। तो ये सारी चीज़ें जो हमको देखने को मिलती है व्यवसाय के जो व्यावसायिक पर्यावरण के भाग है, जो कि व्यवसाय को परिवर्तन करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं कुछ विशेषताओं की। विशेषता मतलब जो व्यावसायिक पर्यावरण उसकी कुछ विशेषता जान लेते हैं, उसके महत्व जान लेते हैं, फिर आयाम देखेंगे और इस हिसाब से बाकी की चीज़ें हम देखेंगे और हमारा व्यावसायिक एनवायरनमेंट एंड हो जाएगा। चलिए, सबसे पहली बात करें तो बाह्य शक्तियों की समग्रता। सिंपल सी बात है, हम ये देख ले सकते हैं व्यवसाय है, व्यवसाय में पूरी तरीके से बाह्य शक्तियों की क्या है? समग्रता है। कैसे? यहाँ बात करें इकोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, ठीक है, या लीगल, इन सभी की अगर बात करें तो यहाँ पे इन सभी का ही प्रभाव आपको व्यवसाय में देखने को मिलता है। क्योंकि अगर इनमें से ये सारी चीज़ हटा लिया जाए तो व्यवसाय का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसीलिए बोला गया है कि इसमें बाह्य शक्तियों की प्रधानता या समग्रता होती है। विशिष्ट एवं साधारण शक्तियाँ, जैसे मान लो अभी मैंने बताया था, अगर राजनीतिक अशांति है तो सिंपल सी बात, इन्वेस्टर यहाँ पे क्या होंगे? हिचकेंगे कि भाई हमको यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना। दूसरी चीज, बट मतलब मान लो अगर कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की मांग बंद हो चुकी है, तो आपको उसके अनुसार क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। ठीक है, अपने मतलब उत्पादन को। आंतरिक संबंध होता है। अब जैसे कि आंतरिक संबंध मतलब उदाहरण के रूप में अगर हम फिटनेस को लेकर ध्यान में रखते हैं, यानी फिट रहना चाहते हैं, तो हम ऐसी चीज़ों को नहीं खाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो। डाइट कोक को मेंटेन करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमको ऐसी देखने को मिलती है स्वास्थ्य को लेकर। ठीक है, तो कंपनी उस अनुसार उसको प्रोडक्ट यानी कि उत्पादन करना चालू कर देगी। तो ये एक प्रकार से हमारी बॉडी, हमने निश्चित की कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो हमारे मतलब हमारे अंदर जो प्रभाव हुआ है उसको लेकर व्यवसाय में ऑटोमेटिक प्रभाव हो जाता है, तो इसे बोलते हैं आंतरिक संबंध।
गतिशील प्रकृति, गतिशील प्रकृति मतलब जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा बदलता रहता है। बदलता रहता है कि नहीं? बिल्कुल। तो उस अनुसार अगर व्यवसाय बदलता नहीं है तो उसको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो पर्यावरण, व्यावसायिक पर्यावरण काफ़ी बदलता रहता है। आज ही मान लो एक बजट, मतलब एक प्रकार से बजट पारित हुआ, मान लो 2023-24 का जो भी है, ठीक है। 2023-24 का बजट प्रस्तुत हुआ, तो उसमें नए नए जो चीज़ है लागू कर दी गई, ठीक है, या फिर कोई लॉ तैयार कर लिया गया, किसके द्वारा? कोई कानून बना दिया गया संसद के द्वारा। तो उससे एक बात बताइए, परिवर्तन होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तो परिवर्तन कब हो जाए ये कोई भरोसा नहीं, इसलिए एनवायरनमेंट हमेशा परिवर्तनशील होता है। अनिश्चितता, भविष्य के बारे में आप बिल्कुल नहीं जान सकते। अगर आप पूर्वानुमान लगाकर चलते हैं फिर भी भविष्य के बारे में आप नहीं जान पाते, कब नीति परिवर्तित हो जाए, कब हमारे व्यवसाय पर प्रभाव हो जाए, सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो व्यावसायिक पर्यावरण अनिश्चित होता है, ठीक है। भविष्य काफ़ी जटिल होता है। जटिल क्यों? क्योंकि आपको देखिए, इकोनॉमिक है, डेमोग्राफिक है, ग्लोबल है, पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल है, एथिकल है, बहुत सारी चीज़ों को, जो पैमाने हैं, मानक है, उनको ध्यान में रखकर अपने व्यवसाय को रन करना होता है। और इतने सारे मानक को मेजरमेंट करके चलना काफ़ी कठिन काम है, इसलिए व्यावसायिक एनवायरनमेंट काफ़ी जटिल होता है, ठीक है। साथ ही तुलनात्मक, भारत और अन्य देशों की अगर बात करें, यूरोप की बात करें और हमारी इंडिया की, इंडिया में साड़ी का प्रचलन है, साड़ी की महत्वता है, परंतु यूरोप में देखें तो साड़ी का प्रचलन नहीं है। तो हम इस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं, किसका? व्यावसायिक पर्यावरण का। तो ये कुछ बेसिक विशेषताएं हो गई, आपको ज़्यादा रटना नहीं है, मैंने एक इंडिकेटर दिया हूँ आपको कि क्या क्या हो सकते हैं विशेषताओं में। दूसरा, अगर महत्व की अगर बात करें तो महत्व क्यों है? अगर मान लो हम सिर्फ बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस अपने आप में कोई द्वीप नहीं है। द्वीप आप समझ सकते हैं, चारों ओर पानी से घिरा हुआ ऐसा भूमि का टुकड़ा, ठीक है, इसे हम द्वीप बोलते हैं। तो अकेला द्वीप हम बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मतलब बिजनेस अकेला यहाँ रन नहीं हो सकता। कब तक? जब तक कि उसके आसपास में आर्थिक एनवायरनमेंट ना हो, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ना हो, ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट ना हो, पॉलिटिकल हो, इलीगल, ये जो है, ये सारी चीज़ें जो है व्यवसाय के पार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी के माध्यम से ही व्यवसाय आगे बढ़ता है और इन्हीं के माध्यम से प्रभावित होता है। तो हम इन व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व को समझेंगे, क्यों जरूरी है, यानी कि व्यवसाय को आगे बढ़ाने में इनकी क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे, जिसे बोलते हैं व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व। तो देखिए, प्रत्येक मनुष्य समान व्यावसायिक उद्यम का अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। प्रत्येक व्यवसाय अपने आप में कोई द्वीप नहीं होता, ये मैंने बताया, ठीक है। इसका अपने पर्यावरण के तत्व, शक्तियों के मध्य अस्तित्व होता है। जैसे कि मान लीजिए टेक्नोलॉजी में परिवर्तन, तो सिंपल सी बात, इसको अपने, इसके अनुसार जो टेक्नोलॉजी, उसके अनुसार उस नई चीज़ को बनाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो उसका चलन बंद हो जाएगा। दूसरी चीज़, समाज में जिस चीज़ की मांग है उसको वहाँ पे बनाना शुरू करना पड़ेगा। तो देखिए, सभी आपस में इंटरकनेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, हम जैसे मान लो हमारे रिश्तेदारों की अगर बात करते हैं, ठीक है, रिश्तेदारों में सब एक जैसे नहीं होते, पर फिर भी हमको लेकर चलना होता है। चलना होता है कि नहीं? बिल्कुल। कि भाई सामने वाला अगर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो ठीक है भाई, वो वैसा ऐसा मान कर चल लेते हैं, पर फिर भी हम आगे लेकर चलते हैं क्या? छोड़ देते हैं कि नहीं? उसी प्रकार अगर सोशल एनवायरनमेंट यहाँ पे अगर चाह रहा है कि इसकी मांग में परिवर्तन, मतलब ये जो अपनी रुचि में परिवर्तन हो गया, मांग में परिवर्तन, फैशन में परिवर्तन, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये जो बिजनेस है इसके अकॉर्डिंग पूर्वानुमान लगा के इसके अकॉर्डिंग चलना होगा, यही ज़्यादा बेटर है। नहीं तो क्या हो जाएगा? वो चलन से बाहर हो जाएगा। तो इसके पास, व्यवसाय के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, इनके अनुरूप कार्य करे या फिर अपने आप को इनके अनुरूप ढाल ले। सिंपल सी बात है, व्यवसाय को ऐसा मान लो कि भाई हमको यही चीज करना है, ठीक है। जैसे हम किसी व्यक्ति के प्रति मानसिकता नहीं बना लेते कि ये व्यक्ति हमेशा चिड़चिड़ चिड़चिड़ होता है, तो हम ऐसा जो सोच लेते हैं कि वो व्यक्ति वैसे ही है, ठीक है, उसका बेसिक नेचर है चिड़चिड़ होना, तो हम उसके लिए लोड नहीं लेते। उसी प्रकार सोशल है, पॉलिटिकल है, जैसे सरकार की राजनीतिक अशांति है या राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, उस अनुसार हमको चलना पड़ेगा। तो हमने अपने आप को किसके अनुसार ढाला है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। हमने अपने आप को किसके अनुसार ढाला है? लीगल एनवायरनमेंट। इसके अलावा सोशल एनवायरनमेंट यानी कि सामाजिक पर्यावरण, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब प्रौद्योगिकी पर्यावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब आर्थिक पर्यावरण। हमने इनके अनुसार ढाल लिया कि नहीं अपने आप को? बिल्कुल ढाला है। ढालना पड़ेगा ही, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो क्या क्या महत्व हो सकते हैं वो हम एक एक करके आगे देखते हैं। सबसे पहला जो महत्व है, संभावनाओं की पहचान करने एवं पहल करने के लिए लाभ। तो हम देख सकते हैं, पर्यावरण व्यवसाय की सफलता के लिए अनेक अवसर प्रदान करते हैं। जैसे कि व्यावसायिक फर्म अपने प्रतियोगियों से पहले इसका लाभ उठा सकती है अगर हमको इसकी पहचान हो जाती। मान लो हमको कोई भी चीज़, जैसे आगे क्या परिवर्तन होने वाला है,
चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो वैधानिक हो, जो भी हो, उसमें क्या परिवर्तन होने वाला हो उसके पहले हमको अगर वो पता चल जाते तो हम अपने प्रतियोगी से पहले उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये संभावनाओं की पहचान करने में हमारी मदद करता है। जैसे कि बहुत बड़ी-बड़ी जो कंपनियां कार बनाती थी, पेट्रोल, डीजल जो भी ज़्यादा लगता था, परंतु हम देख सकते हैं, जैसे देखिए मैंने बात किया था कि जो बड़ी-बड़ी कार बन रही है, बड़ी-बड़ी जो गाड़ियाँ बन रही है, उसको ध्यान में रखकर जो मारुति उद्योग है, मारुति उद्योग ने छोटी कार को बाजार में शीर्ष पर रखा ताकि मिडिल क्लास और जो भी कम इनकम वाले लोग हैं वो खरीद सके और उसमें कम पेट्रोल भी है। तो सिंपल सी बात है, ये जो क्या था, एक प्रकार से पूर्वानुमान लगा लिया गया। किसके द्वारा? मारुति के द्वारा। तो उसकी जो कार है काफ़ी अधिक चली, ठीक है? जैसे आप मारुति की बहुत सारी कार देख सकते हैं, छोटी कार, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। खतरे की पहचान एवं समय से पहले चेतावनी में ये सहायक होता है व्यावसायिक एनवायरनमेंट। कैसे? वहाँ पर्यावरण रुझान एवं परिवर्तन से जो फर्म के परिचालन में बाधक हो सकते हैं। अवसरों के साथ साथ पर्यावरण अनेक खतरों का स्रोत होता है। साथ ही पर्यावरण के प्रति यदि प्रबंधक सचेत है तो वह समय रहते खतरों की पहचान कर सकता है और उसको मतलब एक प्रकार से उससे सुलझने के लिए या फिर उससे जूझने के लिए वो तैयार रह सकता है, जो कि पूर्व चेतावनी हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि कोई भारतीय फर्म यह पाती है कि कोई विदेशी इकाई भारतीय मतलब भारत में अपनी कंपनी लगाती है, तो इससे क्या है, इससे सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाना चाहिए कि विदेशी कंपनी यानी कि ज़्यादा अपग्रेड, ज़्यादा आगे। तो आपके दिमाग में ये जाना चाहिए कि प्रतियोगिता ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है? तो उसके प्रोडक्ट की जो कीमत है या फिर उसके चलन है वो बंद होने वाला। तो कंपनी मतलब व्यवसाय उसको लेकर सचेत हो जाए और ताकि उससे अच्छी चीज़ वो बना सके, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग कर सके, ठीक है? अच्छी क्वालिटी प्रदान कर सके। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए काम आ जाती है? खतरे की पहचान, यानी कि पहले से अगर चेतावनी मिल जाती है तो हम उसके लिए लड़ सकते हैं, ठीक है? तो ये व्यावसायिक पर्यावरण हमारे लिए लाभप्रद होता है। दूसरी चीज़, उपयोगी संसाधनों का दोहन। आप व्यवसाय का एक अंग हो, यानी कि व्यवसाय में कच्चा माल बाहर से आता है, निवेशक बाहर से आते हैं, सरकार की नीतियाँ, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं अलग-अलग जगह से सोर्स के रूप में आपके पास में रहती है। तो सिंपल सी बात, जहाँ से आप लेकर आ रहे हैं तो उनके मन में भी कोई उम्मीद होगी ना कि अगर इस कारखाने में, इस व्यवसाय में इस चीज़ को ले जाया जा रहा है, इसका मतलब इसका अच्छा प्रोडक्ट बनाकर हमको प्रदान किया जाएगा। तो ये चीज़ क्या होती है? ये चीज़ एक प्रकार से उपयोगी संसाधनों के दोहन के पश्चात आपको जो है पर्यावरण के माध्यम से आपको प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि व्यावसायिक उद्यम पर्यावरण को अपने उत्पाद प्रदान करते हैं, जैसे ग्राहकों के लिए वस्तु एवं सेवाएँ, सरकार को टैक्स, बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सामना करना। परिवर्तन तो होते हैं, पर परिवर्तन देखिए एक प्रकार से अगर देखें तो परिवर्तन उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि इसकी गति अधिक। देखो परिवर्तन तो होना ही है, परंतु कितनी गति में हो रहा है वो महत्वपूर्ण है कि भाई बार-बार परिवर्तन हो रहा है तो व्यवसाय को इसको समझना और इसके अनुसार परिवर्तन करना काफ़ी कठिन हो जाता है। जैसे कि बाजार में उथल-पुथल होती है, ब्रांड के प्रति कम आकर्षण, मतलब कोई भी चीज़ अगर मार्केट में आती है तो थोड़े दिन तक वो प्रचलित रहती है, उसके बाद वो प्रचलन से बाहर हो जाती है। तो ये क्या है, दिक्कत है ना? तो बार-बार जो है यहाँ पे ब्रांड या फिर कोई भी चीज़ जो है बार-बार बदल रही। बाजार का वर्ग बदल रहा है, उपवर्गों में विभाजन हो रहा है, ठीक है? ग्राहकों की बढ़ती हुई माँगें, तीव्र तकनीक यानी कि प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी में बार-बार परिवर्तन होता जा रहा है, ठीक है? आज की डेट में आप देख सकते हैं, पुराने समय की अगर बात करें, तो पुराने समय में हमारी क्या चलती थी? स्कूटर। अगर स्कूटर चलती थी, स्कूटर ही बनाने वाली कंपनी अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करती, तो वो आज चलन से बाहर हो जाती है। ऐसा बहुत सारी जगह हुआ है। तो स्कूटर बनाने वाली कंपनी ने क्या बनाई? स्कूटी बनाई, ठीक है? मोटरसाइकिल बनने लगी, ठीक है? पहले और दूसरी बनती, धीरे-धीरे अपग्रेड बन रही। पहले मोटरसाइकिल कैसी बनती थी? मतलब एक प्रकार से डीजल या पेट्रोल वाली। अभी जो है इलेक्ट्रॉनिक बनने लगी है। तो जो बेसिक रूप से पेट्रोल वाली गाड़ी बनाने वाली कंपनी इलेक्ट्रिक बाइक अगर नहीं बनाएगी तो वो चलन से बाहर हो सकती है। तो ऐसा ही जैसे हीरो कंपनी, होंडा कंपनी अपने आप को धीरे-धीरे अपग्रेड कर रही है, ठीक है? इसके अलावा देखिए इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए प्रबंधकों को पर्यावरण का समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो उसकी जाँच कर पाए और उसके लिए समझ विकसित कर सके। नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायता। अगर हमको कोई चीज़ पहले से पता चल जाएगी तो उसके लिए हम प्लान बना सकते हैं। तो उसके अनुसार नीति निर्धारण कर सकते हैं, ये भी होता है महत्वपूर्ण। किसके लिए? व्यावसायिक पर्यावरण। दूसरी चीज़ है निष्पादन में सुधार। सिंपल सी बात है, अपने पर्यावरण पर निरंतर निगरानी रखने
के साथ साथ वो अपने निष्पादन या एग्जीक्यूशन में परिवर्तन ला सकता है या सुधार ला सकता है। तो कुछ महत्वपूर्ण हमने लाभ देखे, आई होप आपको बेसिक रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता है, दूसरी चीज व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व है। अब हम आगे देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट चीज, आयाम यानी कि डायमेंशन। डायमेंशन मतलब होता है व्यावसायिक एनवायरनमेंट के क्या क्या आयाम हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात हम बार बार देखते आ रहे हैं, आर्थिक पर्यावरण व्यावसायिक एनवायरनमेंट का एक आयाम है यानी कि डायमेंशन है। सामाजिक यानी सोशल एनवायरनमेंट, ये होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तकनीकी एनवायरनमेंट मतलब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। राजनीतिक पर्यावरण मतलब आप देख सकते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। कानूनी पर्यावरण मतलब लीगल एनवायरनमेंट। तो ये सब जो है क्या है, ये व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम है। आयाम मतलब होता है डायमेंशन। क्या होता है? डायमेंशन। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से। चलिए इनके बारे में एक एक चीज़ें हम जान लेते हैं ताकि हम जो है और अपनी समझ को विकसित कर सके व्यावसायिक एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आर्थिक एनवायरनमेंट। आर्थिक एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो अगर महंगाई में वृद्धि होती है ना, इन्फ्लेशन आता है किसमें, जहाँ भी व्यावसायिक एनवायरनमेंट में, आर्थिक एनवायरनमेंट के अंतर्गत अगर इन्फ्लेशन आता है तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई में वृद्धि। अब महंगाई में वृद्धि कब होगी बताइए मुझे? महंगाई में वृद्धि कब होगी? जब लोगों की आय बहुत अधिक बढ़ जाएगी। बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो ज़्यादा मांग होगी, ज़्यादा मांग होगी तो उसी प्रोडक्ट की ज़्यादा मतलब वृद्धि करना, एक प्रकार से महंगाई बढ़ेगी। तो व्यवसाय में आप बताइए मुझे, कीमत में वृद्धि होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। तो सिंपल सी बात है, व्यवसाय में परिवर्तन होगा। रिसेशन, रिसेशन मतलब होता है मंदी। अब मंदी आ जाएगी तो सिंपल सी बात है, मंदी मतलब होता है गिरावट। ठीक है, इन्फ्लेशन अच्छा है, मंदी खराब हो सकती है क्योंकि मंदी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इन्फ्लेशन में चलो ठीक है कि व्यवसाय मतलब लोगों की आय बढ़ी है तो क्या होगा, जैसे मान लो आरबीआई के द्वारा बहुत सारे नोट छापकर कहाँ ला दिया जाए, देश में। तो सिंपल सी बात है, बहुत सा ज़्यादा पैसा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो लोगों की जेब में बहुत ज़्यादा पैसा होगा। तो जिस चीज़ के लिए हम 5 रुपये दिया करते थे उस चीज़ के लिए 50 रुपये देंगे तो क्या होगा? महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन आएगा। तो व्यवसाय में परिवर्तन होगा। ट्रेड साइकिल, व्यापार का जो साइकिल है, चक्र है, उसमें परिवर्तन है तो भी आपको देखने को मिलेगा परिवर्तन। इसके अलावा इनकम और एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो रोजगार है और जो आय है उसमें अगर परिवर्तन होता है तो भी आपका व्यवसाय में परिवर्तन देखने को मिलता है। इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें यानी कि अर्थव्यवस्था में अगर वृद्धि हो रही है तो भी हम देख सकते हैं व्यवसाय में परिवर्तन। प्राइस लेवल गिर रहा है या नीचे हो रहा है उसके लिए भी अगर देखें, प्राइस मतलब मूल्य में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, वो उसका स्तर गिर रहा है या बढ़ रहा है, तो उसके अनुसार भी व्यवसाय में परिवर्तन होता है। तो अब एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा सामाजिक पर्यावरण की अगर बात करें तो सोसाइटी, ठीक है, समाज, फैमिली, परिवार, फैशन, इन सभी में अगर परिवर्तन होता है तो आपके व्यवसाय में परिवर्तन होता है, बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि व्यावसायिक एनवायरनमेंट व्यवसाय पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम देखें रीति रिवाज, जैसे मान लो दीपावली है, ईद है, क्रिसमस है, बहुत सारे क्या आते हैं, त्यौहार आते हैं, सब समाज मतलब एक प्रकार से सामाजिक रूप से है। ठीक है, तो इसमें जो भी चीज़ें लग रही है उसके अनुसार व्यवसाय से जो है उसका उत्पादन किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि नहीं, कनेक्ट बिल्कुल है। साथ ही हम बात करें भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मूल अधिकार आपको पता है, सामाजिक न्याय है, समान अवसर है, सारी चीज़ें संविधान में लिखी हुई है। तो उसी के अनुसार हमारे भारत में चयन करने की छूट, बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है, उस अनुसार भी हमारा जो व्यवसाय है वो परिवर्तित होता है। साथ ही हम देख सकते हैं जैसे फैशन में अगर बदलाव होता है तो व्यवसाय को उसके अनुसार बदलना पड़ेगा। महिलाओं की भागीदारी होती है व्यवसाय में तो आपको उसके अनुसार उनकी ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा। जैसे 30% अगर महिलाओं की ज्वाइनिंग कराने का अगर है समाज में तो सिंपल सी बात है, रोजगार देने का तो 30% आपको देना पड़ेगा। आप रिक्रूटमेंट देखते होंगे, आप कोई भी वैकेंसी हो, अभी आप पटवारी का पढ़ रहे हो, व्यापम की कोई भी परीक्षा हो, एमपीपीएससी, तो आप वहाँ पे देखोगे महिलाओं के लिए सीट रहती है। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसियों में। साथ ही प्रसाधन यानी कि एक प्रकार से मेकअप का सामान अगर मांग बढ़ रही है तो उसके अनुसार भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा। खान पान की आदतें चेंज हो रही तो उसके अनुसार यहाँ पे उत्पादन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र यानी कि मोबाइल है, कंप्यूटर है, अलग अलग जो डिजिटल चीज़ें हैं उनकी अगर मांग बढ़ रही तो आपको उसके अनुसार जो है क्या करना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें क्या है, सामाजिक रूप से है। ठीक है, इसके अलावा प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन, जैसे मैंने बताया था वॉच की अगर बात करें, वॉच, तो यहाँ पे आ गए हैं अब स्मार्ट बैंड। क्या आ गया है? स्मार्ट वॉच या स्मार्ट बैंड। तो वॉच बनाने वाली कंपनी अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगी टेक्नोलॉजी के अनुसार तो वो चलन से बाहर हो जाएगी। तो ये प्रौद्योगिकी एनवायरनमेंट कहलाता है। साथ ही हम अगर बात करें यहाँ पे, हम देख सकते हैं जो पहले सीडी चलती थी डाटा स्टोरेज के लिए, अभी जो है पेन ड्राइव चल रही है। ठीक है, साथ ही सीडी के बाद डीवीडी आई, डीवीडी के बाद ब्लू रे डिस्क आई, ब्लू रे डिस्क
धीरे धीरे जो है देख सकते हैं आगे बढ़ते जा रहा है। यानी कि पहले फ्लॉपी चलती थी, फिर हार्ड डिस्क आई, हार्ड डिस्क के बाद एसएसडी आ गई। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन देखने को मिलता है। राजनीतिक पर्यावरण की अगर बात करें, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, तो गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस आएंगे, एक्सचेंज रेट यहाँ बढ़ेगा, ट्रेड साइकिल, रिसेशन, मंदी, इन्फ्लेशन, इनमें अगर परिवर्तन होता है या फिर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं तो आपके व्यवसाय में परिवर्तन बिल्कुल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे निवेशक वहाँ पे राजनीतिक एनवायरनमेंट कैसा उसके अनुसार निवेश करेंगे। जैसे भारत की अगर बात करें, भारत में नीति मतलब एक प्रकार से उदारवादी नीति है। उदारवादी नीति मतलब जैसी विदेशी कंपनी है उसके लिए नियम कानून ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विदेशी कंपनी आकर सीधे निवेश कर सकती है। ठीक है, विधिक पर्यावरण की अगर बात करें तो लॉ और कानून किस प्रकार से मेंटेन किए जाते हैं उसके अनुसार भी व्यवसाय परिवर्तित होता है। जैसे कि कंपनी अधिनियम आए 2013 में, औद्योगिक अधिनियम 1951 में, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम एवं आयात एवं निर्यात अधिनियम 1947, कारखाना अधिनियम, ये सब अधिनियम जो है किसको, व्यवसाय को मैनेज करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो इनके अनुसार भी व्यवसाय प्रभावित होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं शराब बेची जाती है, शराब खराब चीज़ है उसके बाद भी बेची जाती है। तो विधिक रूप से कानून यहाँ बनाया गया है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लिखा होता है कि नहीं? बिल्कुल लिखा होता है। अगर ये चीज़ नहीं लिखेंगे तो व्यवसाय पे काफ़ी बुरा असर पड़े, क्योंकि ये कानून बनाया गया है। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं सिगरेट है या फिर आप धूम्रपान निषेध है, इस प्रकार की चीज़ें देखे होंगे। ठीक है, करते हैं लोग बाग, उसके बाद भी जो मतलब एक प्रकार से खराब चीज़ है उसके बाद भी करते हैं और वहाँ लिखा होता है। जैसे कुछ खाने पीने की चीज़ें जो बच्चों के लिए होती है तो उसमें लिखा रहता है स्तनपान सर्वोत्तम है, तो ये भी लिखा होता है। ये लिखना जरूरी क्यों है कि वो चीज़ आप मत खाओ, ये सही है, पर फिर भी लोग बाग खाते हैं। तो ये विधिक रूप से निर्धारित होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं भारत में आर्थिक पर्यावरण। भारत में आर्थिक पर्यावरण की अगर बात करें तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी। साथ ही आप देख सकते हैं आधे से अधिक लोग जो है किस में लगे हुए हैं, कृषि में लगे हुए हैं। ठीक है, 50% से अधिक। इसके अलावा हम देख सकते हैं यूएस यानी कि अमेरिका से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कम है, यानी जीवन जो जीने की जो भी स्टैंडर्ड होता है, स्तर होता है, वो कम है, निचला है। उसके बाद देखिए जो यूएस के मिडिल क्लास है, हमारे यहाँ ज़्यादा मिडिल क्लास मिलते हैं, मध्य वर्गीय जो फैमिली होती है। फिर उसके बाद देखिए आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर की अगर बात करें, बॉलीवुड कंट्रीब्यूट्स बिलियन, जो है सारी चीज़ें हमको जो है प्रभावित देखने को मिलती है आर्थिक पर्यावरण किसमें, भारत में। तो हम देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि देश की आर्थिक विकास की स्थिति अगर देखें, आर्थिक ढांचा का मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि हमने पहले देखे, सरकार की आर्थिक नीतियां जिनमें औद्योगिक, मौद्रिक एवं राजनीतिक संबंधित नीतियां सम्मिलित है, आर्थिक नियोजन जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, हालांकि पंचवर्षीय योजनाएं अभी समाप्त हो चुकी है, अब क्या आ गया है, अब आ गया है नीति आयोग। ठीक है, 2012-17 तक चली है 12वीं पंचवर्षीय योजना, उसके बाद नीति आयोग 2015 से यहाँ पे अपना काम कर रहा है। आर्थिक सूचकांक की अगर बात करें, जैसे राष्ट्रीय आय, आय वितरण, इनमें अगर परिवर्तन होता है तो व्यवसाय में जरूर परिवर्तन होगा। तो ये सब इंडिकेटर्स दी है जिसके अनुसार व्यवसाय हमारा परिवर्तित हो सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की अगर बात करें तो मूलतः कृषि और ग्रामीण प्रकृति का था हमारा भारत। 70% से अधिक लोग कृषि में लगे हुए थे, 80% से अधिक जनसंख्या गाँव में निवास करती थी। चहु और जो है छूत की बीमारियां फैली हुई थी, छुआछूत, निचली जाति ऊंची जाति, इस प्रकार की बीमारी देखने को मिलती थी। जब इस प्रकार की धर्म का भेदभाव, ऊंची नीची जाति, तो सिंपल सी बात है आगे कैसे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सारी समस्या हमारे भारत के अंतर्गत उपलब्ध थी। साथ ही अगर बात करें देश की आर्थिक समस्या को हल करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए, जैसे कि उच्च जीवन स्तर, बेरोजगारी और गरीबी के लिए तीव्र आर्थिक विकास को प्रारंभ किया गया, आत्मनिर्भरता एवं भारी आधारभूत उद्योगों पर जोर देते हुए एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार तैयार किया गया। साथ ही आय एवं धन की असमानता को कम किया गया, यानी कि बहुत ही गरीब और बहुत ही अमीर को जो है मैनेज किया गया। ठीक है, समानता पर आधारित समाजवादी विकास को अपनाना तथा व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को रोकना, जैसे कि आर्टिकल नंबर 17 बोलता है समानता मतलब अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब आपको किसी को भी जो है नीची जाति के नाम से नहीं पुकार सकते। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 संविधान में, जो कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। साथ ही ऐसी आर्थिक नीतियों के पश्चात हमको 1991 में आर्थिक संकट देखने को मिला। आपको याद होगा ये चीज़ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 1990-91 में राजस्व सकल घरेलू उत्पाद 6.6% पहुंच गया। साथ ही आंतरिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 50% था। तो इस प्रकार से बहुत ही अधिक समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो गई और उसको सुधारने के लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा नई नीति लागू की गई, जैसे कि सरकार ने अनिवार्य लाइसेंसिंग को
जो है समाप्त कर दिया गया है। इसकी संख्या घटाकर 6 कर दी, मतलब ज़्यादा। जैसे किसी उद्योग को यहाँ पे लगाना होता है, किसी व्यवसाय को चलाना होता था, तो सिंपल सी बात है, आपको लाइसेंस या फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करना होता था, तो वो उसकी संख्या घटाकर मात्र 6 कर दी गई। कई उद्योग को जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निश्चित किए गए थे, उन्हें मुक्त कर दिया गया, यानी कि पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, या निजी उद्योग यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिले। विनिवेश को कई सार्वजनिक क्षेत्रों के औद्योगिक उद्यमों में लागू कर दिया गया। डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं विनिवेश को। विदेशी नीति को जो है और उदार बनाया गया, ताकि हम हमारे माल को एक्सपोर्ट कर सके और बाहर वाला व्यक्ति यहाँ पे इंपोर्ट कर सके। तो विदेशी नीति एक प्रकार से देखने को मिलती है। विदेशी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी समझौतों के लिए स्वचल की छूट दे दी गई। साथ ही भारत में विदेशी निवेश के प्रवर्तन, उसके प्रचालन के लिए जो है FIB प्रवर्तन बोर्ड, जो है विदेशी निवेश बोर्ड FIPB, इसकी स्थापना की गई। साथ ही अगर बात करें तो एक नई नीति लागू की गई जिसका नाम था LPG मतलब आप गैस मत समझिए, LPG मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये 3 शब्दों से मिलाकर एक नीति लाई गई, LPG। अब LPG जो है किसके शासनकाल में लाई गई थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप कितने जागरूक हैं मुझे पता चल जाएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म है ये, इससे इंडिया में जो है काफ़ी परिवर्तन देखने को मिले, इंडिया की इकोनॉमी। चलिए देखते हैं यहाँ पर उदारीकरण का मतलब क्या होता है। उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो सरकार के नियमों में कमी जो कि व्यवसाय को रन करने में आसान होता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं उदारीकरण। भारत में आर्थिक उदारीकरण 24 जुलाई 1991 के बाद शुरू हुआ, जो कि जारी रखने के वित्तीय सुधारों को दर्शाता है। तो उदारीकरण मतलब सरकार के नियम कानूनों में कमी, इसको बोलते हैं उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। जैसे कि आर्थिक सुधारों का लक्ष्य भारतीय व्यवसाय और उद्योग को अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंधों से मुक्त करना था, ये था उदारीकरण। लाइसेंस परमिट राज की समाप्ति का संकेत था, जैसे कि थोड़े से उद्योग को छोड़कर अधिकांश को जो है लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। व्यवसाय कार्य के पैमाने के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता, व्यवसाय गतिविधियों के विस्तार अपनाकर संकुचन पर कोई जो है प्रतिबंध नहीं रहा। वस्तु एवं सेवाओं के स्थानांतरण में प्रतिबंधों को हटा दिया गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वस्तु और सेवाओं को स्थानांतरण में प्रतिबंध जो थे उसको हटा दिया गया। मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता हो गई व्यवसाय को। कर की दरों में कमी हो गई, ठीक है। आयात और निर्यात की प्रक्रिया सरल कर दी गई। विदेशी पूंजी एवं प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना सरल हो गया। साथ ही निजीकरण और वैश्वीकरण की अगर बात करें तो निजीकरण के रूप में अच्छी तरीके से निजी क्षेत्र के लिए व्यापार और सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र या सरकार से स्वामित्व के हस्तांतरण में निजी संस्थाओं की भागीदारी को दर्शाता है। जैसे कि रेलवे स्टेशन अभी देख सकते हैं आप, हबीबगंज, ठीक है, उसको प्राइवेट कर दिया गया है, ठीक है। PPP के मतलब से जो उसको समझौते के अनुसार 8 साल के लिए लीज पर दे दिया गया है बंसल ग्रुप को, ठीक है। तो ये चीज़ होती है निजीकरण। वैश्वीकरण की दुनिया के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के साथ समेकन, यानी कि पहले भारत के अंतर्गत ही सारा काम होता, पर हम जो है अपना माल विदेशी जो अर्थव्यवस्था उसके साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ का जो बना माल है वो हमारे देश में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं वैश्वीकरण। मतलब ले दे के बात हो रही है, पूरी दुनिया में हम कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, अन्य अर्थव्यवस्था से, उसे बोलते हैं वैश्वीकरण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और एक नई घटना देखने को मिली जो कि व्यवसाय को प्रभावित करती हैं सरकार की नीतियों के अंतर्गत। तो 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई कि आज से और अभी से क्या किया जा रहा है, 1000 और 500 के नोट चलन से बाहर कर दिए जा रहे हैं। इसी घटना को बोलते हैं विमुद्रीकरण, यानी कि डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। तो 500 और 1000 के नोट को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। हालांकि कुछ समय तक उनको एक्सचेंज कर दिए गए, यानी कि जब आप देख सकते हैं सब लोगों के पास पैसा जमा पूंजी के रूप में रखा तो वो निकल निकल कर एक्सचेंज होने लगा, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कत हुई। और व्यवसाय में क्या प्रभाव हुआ, जब सारा पैसा जमा कर लिया गया तो लोगों का पैसा लोगों को ही मिलने के लिए काफ़ी कठिनाई होने लगी। जैसे आप देख सकते होंगे 24 घंटे में कितना पैसा निकलेगा या 7 दिन में कितना पैसा निकलेगा, ये बहुत सारी समस्याओं से हमको जूझना पड़ा। तो व्यवसाय में परिवर्तन, मतलब व्यवसाय को प्रभाव देखने को मिला कि नहीं, व्यवसाय प्रभावित हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। किससे, सरकार की नीतियों से। आगे देख सकते हैं, देखिए ये आप, हालांकि अभी तक 2016 से 2022 यानी कि काफ़ी दिन हो गए, 6 साल, 22-23 हो गए, 7 साल हो गए। तो 7 साल में इन नोट को शायद ही कोई याद रखा होगा, हालांकि फिर भी आप देख सकते काफ़ी बड़ी आकार के नोट हुआ करते थे। आजकल आप 2000 की नोट देखते काफ़ी छोटा सा और लंबा लंबा देखने को मिलता है। 500 थोड़ा छोटा सा मिल जाता है। साइज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, पहले तो 10 का नोट भी बहुत बड़ा आता था, तो देखिए हालांकि 10 का नोट भी परिवर्तित हो गया, ठीक है, 20 का भी परिवर्तित हो गया, 50 का भी परिवर्तित हो गया। अभी जो है जितने भी नोट आ रहे हैं सब परिवर्तित होकर आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, इनको डायरेक्टली यहाँ पे बैन लगा दिया गया, यानी कि डीमोनेटाइज कर दिया गया, विमुद्रीकृत कर दिया गया, ठीक है, 500 और 1000 के नोट।
अब एलपीजी रिफॉर्म का व्यवसाय में क्या प्रभाव हुआ वो हम देख लेते हैं एक नज़र में, ताकि हमारा जो है एक आइडिया पता चल जाए। प्रतियोगिता में वृद्धि, एलपीजी से क्या हुआ, नई नई विदेशी कंपनी हमारे भारत में आई, उससे क्या हुआ, भारत में जो भी कंपनी थी उनमें प्रतियोगिता बहुत अधिक हो गई। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, सिंपल सी बात है, अलग अलग मतलब एक प्रकार से उनके प्रोडक्ट में भी प्रतियोगिता हो गई, मूल्य में भी प्रतियोगिता। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है किसमें, एलपीजी के कारण। अधिक अपेक्षा करने वाले ग्राहक, तो देखिए आज ग्राहकों की दावेदारी बढ़ गई है, क्योंकि आज उनको जो है पूरी जानकारी है। आप देख सकते हैं ऑनलाइन है, हर जगह हर किसी के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो सभी को सब चीज़ें पता होती है। आप मोबाइल लेने भी जाते हो तो सारी चीज़ें पहले आप देख लेते हो, उसके बाद आप मोबाइल लेने जाते हो। तो क्या है, ग्राहकों के अंदर जागरूकता हो चुकी है। ठीक है, साथ ही प्रौद्योगिकी पर्यावरण में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है थोड़े दिन बाद वो चलेगी नहीं चलेगी कोई गारंटी नहीं है, अचानक से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, साथ ही परिवर्तन की आवश्यकता, 1991 से पूर्व के युग में नियमों से बंधे पर्यावरण में फर्मों की नीतियां और कार्य स्थायी हो सकते हैं, और 1991 के बाद जो है ये काफ़ी तेज हो चुके हैं। ठीक है, साथ ही देख सकते हैं मानव संसाधनों के विकास की आवश्यकता देखने को मिली, बाजार अभिविन्यास देखने को मिला। तो सब क्या है, एलपीजी रिफॉर्म के इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तो अभी हमने जितनी भी चीज़ें पढ़े, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अब जो है हम सारे टॉपिक को फटाफट कवर कर लेते हैं और उसके बाद हम जो है क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक, तो यहाँ हमने बात की कंप्लीट रूप से वेबसाइट एनवायरनमेंट की। आप अगर इस चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक बार आपको और फिर बता देता हूँ, नाम है SSW MPPSC व्यापम, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको साइंस है, मैनेजमेंट है और अन्य जो भी सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश है, गणित है, रीजनिंग है, जितने भी सब्जेक्ट धीरे धीरे करके हम जो है यहाँ पे लेकर आएंगे, ताकि आपकी परीक्षा के पहले ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करवा सकें। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि इसमें आप जो है इम्पॉर्टेंट मटेरियल और PDF प्राप्त कर सकें। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, वीडियो को भी, चैनल को भी और टेलीग्राम को भी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।